और बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो नीट और जेई के स्टूडेंट हैं। अभी बच्चों नीट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो नीट की जो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, क्लासेस हैं, जिन बच्चों का सिलेबस पेंडिंग है, जिनका कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट है, उनके लिए एकदम स्मूथ क्लासेस में चला रहा हूं। उन क्लासेस को अटेंड करके भी आप एकदम ढंग से सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट का एक पार्ट कंटिन्यू किया था, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने बनाए थे, जिसमें कि आपने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइक ए ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के बारे में हम लोगों ने बात की थी और उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो यहां पर बच्चों मीन वैल्यू ऑफ करंट और एसी सर्किट्स, इसकी कोशिश करेंगे हम लोग समझने की और देखेंगे इसे, ठीक। आइए जरा देखते हैं। तो एक्चुअल में बच्चा एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और नॉट ओनली करंट, किसी भी करंट का निकल सकता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का ही मीन वैल्यू नहीं निकलता, मीन तो किसी का भी निकल सकता है। तो फिलहाल हम लोग चैप्टर ऑल्टरनेटिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट के मीन की बात हम कर रहे हैं यहां पर, है ना बच्चों। तो जैसे ही आपने यहां पे देखा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज नथिंग बट द टाइम टी। यहां पर ये टाइम टी है और ये वाला बच्चों आई के बराबर है। तो ये एक साइनसोइडल वेरिएशन है करंट का। यहां पर अगर आप मान लेते हैं कि भैया इस टाइम पर जो करंट है वो I1 है, यहां पर जो करंट है वो I1 है, यहां पर जो करंट है वो आपका I1 है, ये वाला I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, I6 है, I7, बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है बच्चों। मीन का मतलब होता है सिंपली सारे करंट को ऐड करना। I1 प्लस I2 प्लस, एल्जेब्रिकली सबको ऐड कर देना बच्चों, I3 प्लस I4 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो भी होगा, जितने भी टर्म्स हैं उसको ऐड करके एल्जेब्रिकल, एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब होता है बच्चों कि साइन को कंसीडर किया जाता है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे और अगर नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव लेंगे, है ना बेटा। तो आइए जरा देखते हैं यहां पर आई एवरेज या इसी को आई मीन भी बोलते हैं। तो आई मीन की वैल्यू जो है बेसिकली I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन के बराबर है। लेकिन बच्चों अगर इसको थोड़ा और हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है, जरा सोचिए हल्का सा कि आप अलग अलग वैल्यूज के बारे में सोचेंगे, आप अलग अलग वैल्यूज के बारे में सोचेंगे, आप अलग अलग करंट लेंगे, अलग अलग करंट पर काम करेंगे। तो जब आप अलग अलग करंट पे काम करेंगे बेटा, तो हर अलग अलग इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। ऐसे सारे वैल्यूज को निकालना, ऐड करना, ये बहुत आसान नहीं है, सिंपल नहीं है, है ना। तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग एक स्टैंडर्ड मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि आईडीटी का मतलब क्या होता है। तो जैसे ही यहां पर आप कहेंगे कि आईडीटी का मतलब क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब होगा बेटा, आप लोग यहां पर ध्यान दे सकते हैं कि देखिए, मान लेता हूं कोई भी एक सर्किट है। सर्किट का मतलब कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कोई भी एक सर्किट में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑल्टरनेटिंग, फिलहाल मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूं, तो मैं ऑल्टरनेटिंग करंट को टी टाइम तक फ्लो कराता हूं बच्चों। ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या करता हूं मैं? टी टाइम तक फ्लो कराता हूं बच्चों। तो जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट को टी टाइम तक फ्लो कराओगे, तो जो चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट है वो मान लेता हूं Q के बराबर है, दैट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट को टी टाइम तक फ्लो कराया, जो चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट है वो टी के बराबर, Q के बराबर है। वहीं पर मैंने एक स्टेडी माने फिक्स वैल्यू ऑफ करंट को लिया और इसे टी टाइम तक ही फ्लो कराया,
तो पता चला उतना ही चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। फिर से समझो बच्चा, एक बार फिर बोलता हूं कि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को टी टाइम तक फ्लो कराओगे तो चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट कितना है, क्यू के बराबर है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को टी टाइम तक फ्लो कराओगे तो अल्टरनेटिंग, मैंने शुरू में ही कहा कि कोई भी करंट हो सकता है बच्चों, आप मीन तो किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये चैप्टर की अल्टरनेटिंग करंट का है तो वही हमें सीखना है। फिर वहीं पे मैंने क्या किया कि हम अल्टरनेटिंग करंट नहीं लिए, एक फिक्स वैल्यू ऑफ करंट लिए। क्या लिए बच्चों, फिक्स वैल्यू ऑफ करंट लिए। फिक्स वैल्यू ऑफ करंट को लेकर के हमने टी टाइम तक फ्लो कराया और जो चार्ज फ्लो किया वो क्यू के बराबर है। तो ये जो स्टेडी अमाउंट ऑफ करंट है ना बच्चा, उसी को बोलते हैं दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इसी स्टेडी अमाउंट को क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका मतलब अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो दोनों सिचुएशन में चार्ज सेम होना चाहिए। तो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से कितना चार्ज होगा बच्चा, आईडीटी के बराबर। क्या होगा, आईडीटी के बराबर। और अगर हम यहां पे ले लेते मीन करंट और ये हो गया डीटी, लेकिन मीन तो कांस्टेंट होता है, मीन तो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट होता है। तो अगर इसे आप डीटी लिख दोगे यहां तो आई मीन इंटू डीटी लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ बच्चा कि अगर आप आई मीन निकालने की कोशिश करते हो तो इट इज नथिंग बट सिंपली व्हाट, आई डी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dt। तो आई मीन इज इक्वल्स टू आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना बच्चों। तो यहां पर आपने इस बात को ध्यान दिया, समझेंगे आप थोड़ा, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको कभी भी मीन वैल्यू ऑफ करंट निकालना होगा तो जो वेरिएबल करंट है जो टाइम के साथ बदल रहा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के साथ, और जितने इंटरवल में आपको निकालना है, जितने भी इंटरवल में आपको मीन करंट निकालना है उसे आप डिवाइड करोगे तो बड़े ही आराम से आई मीन का पता चल जाएगा बच्चों। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं। इफ I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, if I is equals to I naught sin omega t, find I mean for the interval of t is equals to 0 to t is equals to t by 2, आधा साइकिल के लिए हम निकालना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए ध्यान देते हैं। तो अगर मैं आई मीन के डेफिनेशन को फॉलो करता हूं बच्चा, तो डेफिनेशन क्या कहता है बाबू, आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, है ना बाबू, बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या लिख देंगे, आई नॉट और बाबू साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, है ना। ठीक है बच्चा, आइए 0 टू टी बाई 2 इसे इंटीग्रेट करना है और ये इंटरवल भी होगा 0 टू टी बाई। तो मैं थोड़ा, आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन बता देता हूं, अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आप कर सकते हो। यहां हो जाएगा आई नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन होता है, माने इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो 1 अपॉन, यहां पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मैं यहां डायरेक्ट लिख के आंसर लिख देता हूं, ओमेगा टी डी टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, माइनस साइन यहां रखिए, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू टी बाई 2। बस इसी में टी की वैल्यू रखते जाइए, आपको आंसर आएगा। जो आता है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। तो यहां पे आएगा बच्चों 2i नॉट डिवाइडेड बाई पाई, तो आई मीन इज इक्वल्स टू 2i नॉट डिवाइडेड बाई पाई। ये आई मीन की वैल्यू बच्चा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। अगर आप यहां से यहां लेते हैं तो t बाई 2 के लिए जो मीन वैल्यू ऑफ करंट होगा, मीन माने फिक्स वैल्यू ऑफ करंट जो होगा, इसी को हम बोलेंगे 2i नॉट डिवाइडेड बाई पाई। यही यहां पर आई मीन के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, आप समझ सकते हो, देखना
तो जो ये वाला एरिया है, जो साइनसोइडल पार्ट का एरिया है ना, वो वाला एरिया इस रेक्टेंगुलर एरिया के बराबर है बच्चों। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, तो ये रेक्टेंगल कैसे बन रहा है? रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है मीन की वजह से। तो मीन का एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे? आई एम इंटू डी टी, ये मीन का एरिया हो गया। और साइनोसोइडल एरिया कितना हो गया? आई डी टी। बस यहीं से आपने आई मीन का डेफिनेशन निकाला था। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो करंट हुआ बच्चा, वो 2I0 बाई पाई के बराबर है। आई मीन जो है 2I0 बाई पाई के बराबर है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल अगर हम नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे बच्चों, माने टाइम इंटरवल हैज टू बी इतना टू टी बाई टू टी है ना। तो ये जो होगा बच्चा, आई मीन इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाता है, नेगेटिव आता है सारा का सारा वैल्यू, और ये होगा 2I0 बाई पाई। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए 2I0 बाई पाई, सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बच्चा कितना होगा? 2I0 बाई पाई विद नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ 2I0 बाई पाई। तो यहां पर अगर बच्चों हम देखें तो इसका मतलब सर, फॉर द कंप्लीट साइकिल, दिमाग में बैठा लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, फॉर द कंप्लीट साइकिल आई मीन इज 0। इसलिए किसी भी इंटरवल में बच्चा, दिमाग बैठाओ जो काम की बात बोल रहा हूं, किसी भी इंटरवल में अगर आपको मीन वैल्यू ऑफ करंट बताना है, किसी भी इंटरवल में अगर आपको मीन वैल्यू ऑफ करंट बताना है, तो पहले वो चेक करिए कि वो इंटरवल कौन सा है। कहीं कंप्लीट साइकिल का इंटरवल होगा, माने 1/t का वैल्यू होगा या t का वैल्यू होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा? 0। तो फॉर द कंप्लीट साइकिल मीन वैल्यू ऑफ द करंट इज 0। क्यों सर? क्योंकि जितना फर्स्ट हाफ साइकिल में बच्चा, जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में उतना ही नेगेटिव वैल्यू होगा, दोनों ही नलीफाई कर जाएंगे, टोटल टर्म 0 हो जाता है। लेकिन एक और बात है बच्चा, ध्यान रखना है आपको, फॉर द हाफ साइकिल alternating current, mean value of the current for the half cycle, I mean for the half cycle, I mean इसको, for the half cycle, I mean may be 0. For the half cycle, current may be 0. For the half cycle, the mean value of the current may be 0. For the half cycle, mean value of the current may be 0. बोले सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा समझाइए आप। आइए बच्चों समझते हैं। देखो, अगर आपने कहा कंप्लीट साइकिल में तो 0 होगा ही, करेक्ट, कंप्लीट साइकिल में तो 0 होगा ही, हाफ साइकिल में 0 हो सकता है बच्चों। तो देखो, अगर आपने ये वाला इंटरवल चूज किया तो ये भी तो बच्चा हाफ साइकिल ही ना है, तो ये वाला भी तो बच्चा, अगर यहां वाला पार्ट आप लोगे तो इन दोनों को अगर बच्चों ऐड करोगे तो यहां पे आई मीन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब हाफ साइकिल के लिए भी आई मीन क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। आप और सोच सकते हो, हाफ साइकिल के लिए 0 हो सकता है मीन वैल्यू, इसलिए स्टेटमेंट पढ़ते समय बच्चा थोड़ा सा केयरफुल रहोगे बाबू। तो अगर हम कोसाइन फंक्शन की बात करते हैं तो यहां पे बच्चों क्या होगा? देखो बाबू, ये वाला जितना पॉजिटिव होगा उतना ही यहां पे ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसमें भी आई मीन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे बताओ आप, कि हाफ साइकिल के लिए करंट में भी व्हाट? 0, तो आई मीन में भी 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दो बातें, कंप्लीट साइकिल के लिए आई मीन सब समय 0 होता है, और हाफ साइकिल के लिए करंट में भी 0 होता है ना बच्चा। आइए जरा और ध्यान देते हैं बाबू। तो जैसे ही आपने यहां पे कहा
जैसे ही आपने यहां पे कहा, आइए थोड़ा और देखते हैं बच्चा, कि चलिए हम मीन वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं अलग अलग केसेस के लिए, करेक्ट। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आई है बच्चा, ये आई है और वो टी है। तो अगर यहां पर आप वेरिएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला पार्ट अगर आपने आई नॉट ले लिया, ये टी बाई टू ले लिया, और ये पार्ट आपने अगर टी ले लिया, फाइंड आई मीन फॉर द इंटरवल ऑफ t is equals to 0 to t is equals to t by 2, ठीक बच्चा। t is equals to 0 to t is equals to t by 2। तो ये यहां पे आपको निकालना है बच्चों। तो मैंने सोचा सर यही वाला तो है, इसी का तो एरिया निकालना है मुझे। आओ बच्चों देखते हैं यहां पर, आई मीन इज इक्वल्स टू आई डी टी बाई डी टी। तो आई डी टी का मतलब क्या होता है बच्चा? दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। आई डी टी का मतलब क्या हो गया? एरिया ऑन दैट आई और टी ग्राफ। तो आई एक्सिस और टी ग्राफ पे जो क्या होगा बच्चा? एरिया होगा। आई एक्सिस और टी एक्सिस पर, आई एक्सिस और टी एक्सिस पर, आई एक्सिस और टी एक्सिस पर जो एरिया होगा वही आई डी टी होता है। तो क्यों ना यहां से निकालें बच्चों हम। तो यहां क्या होगा? परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई 2। तो परपेंडिकुलर हो गया कितना बच्चा? ये आई नॉट हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया टी बाई 2। तो परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई 2 डिवाइडेड बाई दैट इंटरवल इज दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये काटेंगे यहां से हम, तो आ जाएगा आई नॉट बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? आई नॉट बाई 2। तो आई मीन इज इक्वल्स टू नथिंग बट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये होगा यहां पर मीन वैल्यू ऑफ करंट बच्चों। चलिए और थोड़ा देखते हैं बाबू, आइए थोड़ा और देखते हैं। यहां पर अगर आपको कुछ ऐसा सर्किट दिख रहा है बच्चा और ये वाला वैल्यू आई है, ये सी सॉ टाइप का केस है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसे। तो मान लीजिए यहां पर ये ऐसा करके कोई एक केस हो, तो जैसे ही ये करेंगे तो हम यहां से ले लेते हैं आई। तो इस वाले पार्ट को अगर हम यहां ले लेंगे तो हो जाएगा आई नॉट, ये वाला पार्ट हो गया टी बाई 2 और ये हो गया टी। फाइंड आई आर एम एस, फाइंड आई मीन। फाइंड क्या करना है बच्चा? आई मीन निकालना है। फॉर व्हाट? टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी इज इक्वल्स टू टी बाई 2, करेक्ट बच्चा। तो टी बराबर 0 से लेकर के टी बाई 2 तक, टी बराबर 0 से लेकर के टी बाई 2 तक आपको बताना है यहां पर। तो मैंने वही कहा, मुझे यही वाला एरिया निकालना पड़ेगा बच्चा, है ना बाबू। तो हर समय इक्वेशन के चक्कर में मत पड़िएगा, आप सोचिएगा कि अगर एरिया इजीली निकल सकता है तो अच्छी बात है। तो आई डी टी बाई डी टी विल गिव यू आई मीन। तो बच्चों इसका एरिया कितना है बाबू? ट्रायंगल ना है, तो ट्रायंगल है तो ये वाला पार्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो हो गया परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टी बाई 2 टाइम इंटरवल। तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चा? आई नॉट बाई 2। तो याद रखेंगे आप यहां पर कुछ नहीं करना, ये जो टी आपको दिख रहा है यहां पर, ये आई नॉट दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो यहां से आपने आई नॉट ले लिया और टी बाई 2 ले लिया, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई 2 करेंगे तो आई नॉट बाई 2 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, है ना बच्चों। आइए जरा देखते हैं यहां पर। तो जैसे ही आप यहां देखेंगे, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। जैसे यहां पर ये आई है तो ये करंट हो गया। अगर पूरा का पूरा करंट ऐसा है, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं हम? फुल वेव। ये आप सेमीकंडक्टर्स में पढ़ते हैं, फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। तो बच्चों ये हाफ साइकिल के लिए वैल्यू तो बदल ही नहीं रही है, यहां भी वही वैल्यू है।
अगले हाफ साइकिल में भी वही वैल्यू है, अगले हाफ साइकिल में भी वही वैल्यू है ना बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां देखो तो ये भी वही वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मुझे आई मीन लिखना होगा फुल रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए, तो क्या जवाब होगा आपका 2i0/पाई। हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। तो हाफ वेव का मतलब क्या होता है बच्चों, ये वाला टाइम t हो गया, ये i हो गया, तो ये ले लिया, फिर ये ले लिया, ऐसा करके है। तो ये वाला टाइम हो गया t/2 के बराबर और ये हो गया t के बराबर। तो यहां से अगर हम देखेंगे, मुझे आई मीन बताना है, तो डेफिनेशन क्या कहता है बच्चा, i dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो रहा है, t/2 तक तो करंट है, t/2 तक तो करंट दिख रहा है बच्चा, लेकिन t/2 टू t कोई करंट नहीं है, t/2 से लेकर के t तक कोई करंट नहीं है। तो हम यहां क्या करेंगे, 0 टू t/2, ये हो जाएगा i dt, और यहां पे क्या करेंगे, t/2 टू t अगर लिखेंगे तो यहां 0 हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ t। बस इसी को हमने सॉल्व करना है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, क्यों, देखिए ऐसा कैसे लिखा, t/2 तक तो करंट है बट t/2 टू t कोई करंट नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, I0 0 टू t/2 साइन ऑफ ओमेगा t dt। अब क्या करता हूं बच्चे पता है, यहां पे मैं क्या करता हूं ना, t/2 कर लेता हूं और यहां by2 कर देता हूं, बस ऐसे। ऐसे क्या फायदा होगा सर आपको, है फायदा, बताता हूं क्या। देखो ये वाला जो पार्ट है ऑलरेडी हम हाफ साइकिल के लिए इतना तो हम कर ही क्या है, हाफ साइकिल के लिए तो टाइम होता ही बच्चा। अभी हमने हाफ साइकिल के लिए नहीं लिखा था कि 0 टू t/2 इंटरवल के लिए i dt/t, ये हाफ साइकिल का मेन वैल्यू है, दैट इज 2i0/पाई, दैट इज 2i0/पाई। तो ये वाला हाफ साइकिल का मीन वैल्यू है, क्या है बच्चों, हाफ साइकिल का मीन वैल्यू। ये है हाफ साइकिल का मीन वैल्यू, क्या है बच्चों, हाफ साइकिल का मीन वैल्यू। और यहां से हम 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा बच्चा। तो इस तरह से अगर आप यहां पर आई मीन लिखोगे तो कितना आएगा बच्चा, बताओ, I0/पाई। तो ये हो जाएगा I0/पाई। तो आई मीन इज इक्वल्स टू नथिंग बट I0 डिवाइडेड बाई पाई, करेक्ट है बेटा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो कहने का मतलब केवल t/2 तक का वैल्यू था, लेकिन मैंने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके काट दिया और ये आ गया ऐसा। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए याद रखिएगा I0/पाई होता है, क्या होता है, I0/पाई होता है। क्लियर है लाइन। आइए थोड़ा और देखते हैं बच्चों। तो यहां पर अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है अलग अलग फेज में, तो वही इंटीग्रेशन वाला पार्ट फॉलो करता है। एक क्वेश्चन देता हूं, आप अपने से ट्राई करेंगे इसे। I बराबर I0 e⁻t/L/r, L का मतलब इंडक्शन कोफिशिएंट। फाइंड I mean for the interval of t is equals to 0 to t is equals to L/r, ये टाइम है फिलहाल। तो t बराबर 0 से लेकर t बराबर L/r तक वैल्यू आपको बतानी है। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चा, आप लोग इसे खुद से ट्राई करोगे और कर सकते हो। हिंट दूंगा तो आप कर सकते हो, इसको करिएगा i dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, उसको टाउ या t ही मान लीजिएगा, बाद में उसको रखिएगा। तो जैसे यहां पे रखोगे तो इंटीग्रेशन आपको आता है थोड़ा सा, I0 e⁻t/L/r और ये dt डिवाइडेड बाई 0 टू t, इसी को इंटीग्रेट करिएगा। जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, अपने आप आ जाएगा, है ना। चलिए ये होमवर्क है आपके लिए। तो चलिए ध्यान देते हैं बच्चों।
तो आपने मीन वैल्यू ऑफ करंट समझा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट समझा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट समझे। अभी क्या करना है आपको, हम लोग ना सिंपल यानी एसी सर्किट्स की बात करेंगे। क्या करेंगे? एसी सर्किट्स की बात करेंगे। एसी सर्किट्स में बच्चा सबसे पहले हमें 3 प्योर सर्किट्स के बारे में बात करनी होती है, जिसमें प्योर आर सर्किट, प्योर एल सर्किट और प्योर सी सर्किट होता है। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एल आर, एल सी आर और ऐसा करके करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आइए देखते हैं। यहां पर अगर हम आर सर्किट की बात करते हैं, आर माने रेजिस्टिव, आपने कोई भी एक रेजिस्टिव सर्किट लिया और इस रेजिस्टिव सर्किट को यहां पर इसके साथ जोड़ दिया, तो V बराबर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया। मान लेता हूं ये दिस इज द वोल्टेज VR अक्रॉस द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चा जो अपने कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से ऑपोजिशन ऑफर कर रही हो करंट में, जो उसका कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है ना, उसकी वजह से एक ऑपोजिशन आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, टकराएंगे, ऑपोजिशन होगा, तो ये रेजिस्टेंस से रिलेट होता है। तो ये कंडक्टर के साथ रिलेट होता है और हम उस रेजिस्टेंस को इसके साथ जोड़ रहे हैं। तो अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं यहां पर, तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं V बराबर I इंटू आर लिखा जा सकता है। तो करंट थ्रू द सर्किट अगर बोले या करंट थ्रू द रजिस्टर, तो I शुड बी इक्वल्स टू VR डिवाइडेड बाई R। अब ये VR कितना होगा? वही होगा जो बच्चा यहां पर V नॉट है, तो V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। तो जैसे ही आप इस पार्ट को यहां पे लोगे तो V नॉट बाई R है जो वो कितने के बराबर है? I नॉट के बराबर है। तो यहां पर जो I की वैल्यू होगी वो होगी I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और उधर आपके पास V बराबर कितना था? VR दैट इज इक्वल्स टू V नॉट। बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस VR इज सेड टू बी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप टर्म यूज नहीं करते यहां पर, वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो यहां पर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो VR। और देखो इसके साथ जो एंगल लगा हुआ है बच्चा, ये भी ओमेगा टी है, और इसके साथ जो एंगल लगा है बच्चा वो भी ओमेगा टी है। दोनों ही बच्चों ओमेगा टी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें किसी भी तरह के एंगल में कोई चेंज नहीं है, एंगुलर कोई चेंज नहीं है, और एंगुलर चेंज नहीं है मतलब फेज में कोई चेंज नहीं है, फेज में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट एंड करंट I एंड VR are in same phase। I and V are in same phase। सेम फेज का मतलब क्या हुआ कि भैया जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, जब करंट मिनिमम होगा तो वोल्टेज भी मिनिमम होगा, जब करंट मैक्सिमम कब जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज भी जीरो होगा। तो इसका मतलब जब भी चलेंगे साथ साथ चलेंगे, उनकी वैल्यूज साथ साथ चलेंगी, उनकी वैल्यूज साथ साथ चलेंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भैया अगर करंट मैक्सिमम हो गया तो वोल्टेज भी मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम हो गया तो वोल्टेज भी मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर हम ये T ले लेते हैं, यहां पे हम ये T ले लेते हैं, ये वाला पार्ट हम I ले लेते हैं, तो जैसे ही आप कवर करोगे, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो इसमें क्या होगा? जो करंट वाला पार्ट है तो इसका मतलब बच्चों देखिए, जहां पे VR मैक्सिमम है, ये VR है और ये I है, तो जहां पर VR मैक्सिमम है वहां करंट भी मैक्सिमम है, जहां पर VR नेगेटिव एक्सट्रीम है वहां करंट भी नेगेटिव एक्सट्रीम है।
जहां पर ये 0 है वहां वो भी 0 है, जहां ये 0 है वहां वो भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि दोनों ही, जहां पर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसको बोलते हैं इसका वेव डायग्राम। तो यहां पर VR और I दोनों आपस में सेम फेज में है और दोनों साथ साथ ग्रो करते हैं। तो याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा दो बाबू, VR और I, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और करंट, voltage across the resistance and the current both are in same phase basically, voltage across the resistance and the current both are in same phase। ठीक है। अच्छा, एक डायग्राम होता है बच्चा, ये हो गया वेव डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव डायग्राम, इसे हम बोलते हैं वेव डायग्राम। और दूसरा वाला क्या होता है बच्चा, इसको बोलते हैं हम फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। तो एक हो गया वेव डायग्राम और दूसरा हो गया फेजर डायग्राम। तो एक हो गया वेव डायग्राम, दूसरा हो गया फेजर डायग्राम। तो बच्चों ये फेजर में क्या होता है पहले ध्यान से सुनिएगा, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां पर। तो जैसे मान लो क्या हुआ, मैंने क्या करा कि जो VR था ना बच्चा, उसको बोला V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसे आप रोटेशनल वेक्टर के टर्म में शो कर सकते हो। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो जो इसका एम्पलीट्यूड होता है, V0 का जो एम्पलीट्यूड होता है, V0 का जो VR जो एम्पलीट्यूड है, VR का जो एम्पलीट्यूड V0 है, वो V0 एम्पलीट्यूड गया, उसको हम क्या करते हैं, रेडियस, मतलब उसका रेडियस बनाते हैं और ऐसा करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसको ओमेगा टी एंगल पे मैंने दिखा दिया कि चल भैया कोई एंगल रहा होगा जो कि ओमेगा टी के बराबर है। मैंने V0 लिया यहां से और V0 को लेकर के ऐसे करके सर्कल घुमा दिया। V0 को मतलब एम्पलीट्यूड जो भी है उसका, पीक वैल्यू उसका जो भी है, उसको लेकर के एक सर्कल घुमा दिया हमने यहां पर। और जैसे ही मैंने यहां पे सर्कल घुमाया बच्चों, जैसे ही मैंने यहां पे सर्कल घुमाया बच्चों, ये हो गया आपका VR। ये कौन है, VR। उसी तरह से आप क्या करोगे बताओ, उसी तरह से क्या होगा बच्चों, तो यहां पे क्या हो गया, एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं बच्चों जिसमें हम I लेते हैं यहां पर, और I की जो वैल्यू है ना वो है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये इसका पीक वैल्यू लेकर यहां पर एक ड्रॉ कर देते हैं। क्योंकि दोनों के बीच का एंगल सेम है इसलिए दोनों ऊपर नीचे नहीं होंगे बच्चा, एक लाइन में होते हैं। तो VR और I एक लाइन में होंगे, एक एंगल पे होंगे, इसी को बोलते हैं सेम फेज। तो यहां पर VR और I आपस में सेम फेज में है, तो ये आपने I ले लिया, I और VR दोनों सेम एंगल वाली लाइन पे है बच्चा। तो यहां पे दोनों सेम एंगल वाली लाइन पे है बच्चा, तो एक हो गया VR, दूसरा हो गया I। तो VR और I सेम लाइन पे, इसको बोलते हैं हम सेम फेज सिचुएशन। तो इसका मतलब अगर आप इसे ऐसा देखें तो ये अगर यहां VR हो गया, ये वाला पार्ट I हो गया, तो एक हो गया VR और दूसरा हो गया I, एक हो गया VR, दूसरा हो गया I। तो ये है आपका, दोनों सेम लाइन में है और इसको बोलते हैं सेम फेज सिचुएशन। करेक्ट है बच्चों। तो फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम और मैथमेटिकल कंसेप्ट, इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा भैया, ये पता लगा कि VR और I सेम फेज में होते हैं, फिर पता लगा कि या सेम फेज में होते हैं, तो उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, वेव डायग्राम ड्रॉ किया। फिर उसके साथ क्या कर लिया बच्चा, फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। फेजर का मतलब क्या होता है, पीक वैल्यू को लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है, I का भी और VR का भी, लेकिन चूंकि दोनों सेम एंगल पे हैं तो दोनों सेम लाइन पे आएंगे, इसीलिए ऐसा हुआ। दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट इसलिए क्योंकि वैल्यू डिफर कर सकती है ना बेटा। तो ये है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। आइए चलिए देखते थोड़ा और।
तो अगर हम प्योर आर सर्किट में इतना हमको समझ में आना चाहिए, ठीक। नाउ वी गो फॉर प्योर एल या इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर एल सर्किट या फिर आप कहते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर एल सर्किट या फिर आप कहते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसमें एक इंडक्टर होता है बच्चा। इंडक्टर को हम यहां पर एक सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। तो यहां पर जो वैल्यू है वो मान लेता हूं मैं अपनी मर्जी से। यहां रेफरेंस ऐसा चूज करता हूं बेटा, ये मेरी मर्जी, हम चुन सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए बेनिफिशियल इससे मैं ऐसा कर रहा हूं। मैंने यहां पे करंट को ले लिया क्वांटिटी के तौर पे। चल भैया करंट है आई नॉट, ये वेरिएबल है, ऑल्टरनेटिंग है। तो हो गया आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसके क्रॉस जो ड्रॉप हो गया वो VL के बराबर है। तो इसी VL को हम लिखते हैं VL बराबर L इंटू डी आई बाई डी टी बच्चों। तो VL बराबर होगा L इंटू डी आई बाई डी टी। तो VL बराबर होगा L इंटू डी आई बाई डी टी। तो यहां पे हमने L ले लिया बच्चा, I का मतलब हो गया आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और ये हो गया dt ना बच्चा। तो देखो बाबू जरा देख लो, VL बराबर हो गया L आई नॉट। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी बच्चों, और ओमेगा है वो आगे आ जाता है, ये आप जानते हैं। तो थोड़ा और समझना बाबू, VL बराबर बच्चा ये हो गया आई नॉट इंटू ओमेगा L कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहां पे बच्चा भैया करंट है ये, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है इसको वोल्टेज होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। आई नॉट इंटू ओमेगा एल को मैंने V नॉट लिख दिया भैया, वो V नॉट होगा ही डायमेंशन से। क्यों? क्योंकि कॉस ओमेगा टी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना बेटा। तो VL की वैल्यू V नॉट के बराबर होगी बच्चा। V नॉट की वैल्यू VL की वैल्यू V नॉट के बराबर होगी, VL की वैल्यू V नॉट के बराबर होगी। तो यहां से जैसे ही आप कवर करोगे तो कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ओ सर समझ में आया आपकी ये बात, मुझे अभी समझ में आई आपकी बात। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सर कि I बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना बेटा। I बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। I बराबर क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और VL बराबर क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ सर, दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है। VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। VL को क्या बोलोगे आप, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। VL का मतलब होगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो अगर आप वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर की बात करोगे यहां पर, तो ये हो गया सर 90 डिग्री से लीड कर रहा है ये। तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट बाई पाई बाई 2। क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। मेरे साथ बोलो, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। ओके सर, इसका मतलब ये हुआ कि VL लीड्स द करंट by an angle of VL leads the voltage across the inductor, VL leads the current by an angle of pi by 2।
इसका मतलब बच्चा, अगर आप करंट को रेफरेंस लेते हो बाबू, करंट को अगर आप रेफरेंस लेते हो बाबू, तो VL को 90 डिग्री से लीड करना पड़ेगा बच्चा। तो ये हो जाएगा आपका VL और ये हो गया आपका I। तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और ये हो गया करंट। तो VL और I दोनों के बीच में कितने का चेंज है बच्चा? 90 डिग्री का। इसका मतलब 90 डिग्री के चेंज का क्या मतलब हुआ सर? मैं नहीं समझता। देखो, जब वोल्टेज पीक पे होगा ना तो करंट जीरो होगा। क्या होगा बच्चा? जब वोल्टेज पीक पे होगा तो करंट जीरो होगा। जब वोल्टेज पीक पे होगा तो करंट जीरो होगा। जब वोल्टेज पीक पे होगा तो करंट जीरो होगा। इस तरह से यहां देखिए, जब ये करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज जीरो है, जब करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है। तो इस तरह से क्या होगा? हर समय 90 डिग्री का चेंज होगा। वो कभी भी सेम फेज में नहीं रहेंगे, उनके बीच में 90 डिग्री का चेंज होगा। मतलब जब VL मैक्सिमम है तो करंट जीरो है, जब करंट जीरो है तो VL मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यहां पर अगर आप ये लिखते हैं, उसी तरह से अगर हम यहां पर फेजर डायग्राम की बात करते हैं बच्चों, तो फेजर डायग्राम की कंडीशन में क्या होगा बेटा? यहां पर फेजर डायग्राम है बच्चों, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर दोनों का एम्पलीट्यूड लेकर के ड्रॉ किया है बेटा। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका I नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज I नॉट। और VL लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ π/2। ये उसको 90 डिग्री से क्या हो रहा है बच्चा? लीड कर रहा है। तो VL लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ π/2। VL leads the current by an angle of π/2। VL leads the current by an angle of π/2। क्लियर है बेटा? ये डायग्राम आप याद रखेंगे। समझ में आया? अगर आपने करंट लिया साइन ओमेगा टी पर तो 90 डिग्री पे लीड करेगा वो, है ना? ठीक है, थोड़ा और समझते हैं बच्चा। यहां पे मैंने जब लिखा था, जब मैंने यहां लिखा था बच्चा, तो VL बराबर ऑफ V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, और V नॉट कितने के बराबर लिखा था बच्चा? I नॉट इंटू ओमेगा एल। I नॉट इंटू ओमेगा एल। I नॉट है करंट और ओमेगा एल बच्चा, देखो करंट में किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे और वोल्टेज आ रहा है। करंट में आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे, करंट में आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे और वोल्टेज आ रहा है। करंट में किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे और वोल्टेज आ रहा है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है बच्चों कि वो कोई और नहीं, रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज होनी चाहिए। मैं रेजिस्टेंस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि रेजिस्टेंस एक अलग चीज होती है, बट मैं रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज की बात कर रहा हूं। ये ऑपोजिशन ऑफर करना चाहिए, है ना? तो इसे बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव इसे रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज होनी चाहिए। ओमेगा एल को रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज होनी चाहिए, इसलिए यहां पर हम इसे ओमेगा एल लिख देंगे। तो जैसे आपने लिखा V बराबर I नॉट ओमेगा एल एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर रिएक्टेंस क्यों बोला? भैया एक ऐसी चीज जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एक ऐसा ऑपोजिशन, एक ऐसा ऑपोजिशन जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, एक ऐसा ऑपोजिशन
जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इसीलिए रिएक्टेंस कहते हैं बच्चों यहां पर। तो इसका मतलब एक्सएल हो गया, तो एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सएल होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू एफ बेसिकली। जो एक्सएल होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू एफ बेसिकली। तो एक्सएल की वैल्यू एफ के प्रोपोर्शनल होगी, एक्सएल की वैल्यू एफ के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब हुआ कि जब एफ की वैल्यू 0 है, माने डीसी जैसे बोल सकते हो, या जिसका वेरिएशन नहीं है, तो वो किसी भी तरह का कोई रिएक्टिव ऑपोजिशन ऑफर नहीं करेगा, या रिएक्टेंस ऑफर नहीं करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है बच्चा तो कोई रिएक्टेंस ऑफर नहीं करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो कोई रिएक्टेंस ऑफर नहीं करेगा। और अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होगा बच्चों। तो जब एफ की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जब एफ की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तब उस सिचुएशन में एक्सएल भी इनफाइनाइट होगा, और जब एफ की वैल्यू 0 होगी तब भी एक्सएल 0 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है बच्चों वो फ्रीक्वेंसी के साथ लिनियरली वैरी कर रहा होता है, ऐसे करके वैरी करता है। तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी। अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? 0। अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? 0। इनफाइनाइट होगा तो ऐसा। और एक और क्या बात आपने सीखा? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ π/2। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ π/2। बोलो बच्चों, समझ में आई बात आपको? है ना? तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्योर सी सर्किट, प्योर सी सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। यहां पे प्योर, तो बच्चों क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्योर सी सर्किट। प्योर सी सर्किट का क्या मतलब होगा? एक कैपेसिटर लेंगे, यहां पर हम लोग सबसे पहले एक कैपेसिटर लेंगे और इस कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, करेक्ट है ना? तो इस कैपेसिटर को हम वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। तो यहां पे हमने क्या करा? V बराबर, अपनी मर्जी से फिलहाल ले लेता हूं, V बराबर V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसके क्रॉस जो है वो आपने बोल दिया Vc। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज Vc। V0 साइन ऑफ ओमेगा टी इन दिस केस, है ना? तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? CV। तो C आपके पास है, V की वैल्यू क्या लिखेंगे? V0 साइन ऑफ ओमेगा टी दैट इज Q। तो जैसे ही आप यहां पर I लिखोगे बच्चा, तो I बराबर होगा dQ बाई dt। I बराबर क्या होगा? dQ बाई dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसी को डिफरेंशिएट करना है बच्चा। तो क्या होगा जरा देखिए, C V0 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना बेटा? हो गया। तो आइए देखते हैं, I ओमेगा C V0 कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पे बच्चा इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे? I0, पीक वैल्यू, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है तो इसलिए पीक वैल्यू हो गया यहां से कॉस ऑफ ओमेगा टी, इट इज इक्वल्स टू I। और I का मतलब क्या लिखेंगे बच्चा? यहां पर हम I0 साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक। तो ये हो गया आई। और भी आपके पास कितना था, भी जो कि वीसी के बराबर था, भी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बच्चों देखिए यहां क्या दिख रहा है आपको, इसके और इसके में कितने एंगल का गैप दिख रहा है आपको, पाई बाई टू का। दोनों के बीच में कितने एंगल का गैप है, पाई बाई टू का। यहां पर पाई बाई टू एंगल का गैप है। यहां पर कितने का एंगल का गैप है, पाई बाई टू एंगल का गैप है ना। तो इसका मतलब हो गया वोल्टेज वीसी अक्रॉस द कैपेसिटर, वीसी voltage across the capacitor lags the current by an angle of pi by 2. So voltage across the capacitor lags the current by an angle of what, pi by 2. तो यहां पे जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है दैट लैग्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। दिख रहा है बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ, कौन आगे चल रहा है, वीसी। कौन आगे चल रहा है, वीसी, सॉरी, वोल्टेज लैग्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। कौन आगे चल रहा है, करंट। तो आइए देखते हैं यहां पर, अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें, तब उस सिचुएशन में बच्चों यहां पर आपने क्या लिया था, इसे लिया था वीसी। तो वीसी इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा टी। वीसी लैग्स द करंट, और करंट की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चा, ये था करंट। तो करंट वीसी से 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। करंट जो है वीसी से 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बच्चों। तो यहां पर जो करंट है वो वीसी से 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये तो ग्राफ है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी कि यहां पर वीसी जो है लैग। एक और कभी कभी ग्राफ को ऐसा भी बनाया जा सकता है, जैसे और ऐसा भी हो सकता है, मान लो करंट आपने रेफरेंस लिया हुआ है, साइन ऑफ ओमेगा टी, मान लो करंट आपने रेफरेंस लिया हुआ है। तो यहां पे अगर आप करंट को रेफरेंस लेते हो बच्चा, तो उस सिचुएशन में ये 90 डिग्री से लैग करने लगेगा। Vc इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब इस बार लैग करता हुआ दिखाइए। कैसा दिखाइए, लैग करता हुआ। तो इसका डायग्राम कैसा होगा बच्चों, तो अगर यहां पे बच्चों देखोगे आप तो क्या दिखेगा बोलो, तो यहां पे अगर आप इसे देखते हो ऐसे करके, तो ये वाला हो गया आपका क्या, अगर आपने करंट को रेफरेंस लिया, ये हो गया आई। तो वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री से, आई से वोल्टेज क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस क्या चूज किया है। अगर आपने रेफरेंस करंट लिया है तो पीछे चला गया, और यहां पे क्या है देखो, वीसी लैग्स द करंट, वीसी लैग्स द करंट, वीसी लैग्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। और यहां पे क्या दिख रहा है बच्चा, यहां भी वीसी लैग्स द करंट। तो ये डिपेंड कर रहा है कि रेफरेंस क्या चूज किया है आपने, ठीक है बेटा। आइए और ध्यान देते हैं यहां पर हम लोग, अगर आप वेव डायग्राम ड्रॉ करोगे बच्चों, तो मैंने बोला था ना, वेव डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसमें कोई भी हो सकता है। तो यहां से अगर आप इसे लेते हैं, तो अगर आप इसे करंट लेते हो बच्चा, तो ये लैग करना चाहिए। तो दिस शुड बी वीसी, वीसी लैग्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू, वीसी लैग्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। वीसी व्हाट, लैग्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। वीसी लैग्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है बेटा। तो ये हो गया यहां से, तो आई आ गया, दूसरा वाला वीसी आ गया। क्लियर है बेटा। आइए ध्यान देते हैं थोड़ा सा, आपके पास जो इक्वेशन था ना वो था ऐसा, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट
इंटू ओमेगा सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 था पहले के केस में, और वहां पर आपके पास भी का जो वैल्यू था वो था भी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो जरा ध्यान देना बच्चा, अगर ये वाला पार्ट करंट है तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, करंट है, इसका मतलब ये करंट कब होगा, जब ये 1 बाई समथिंग होना चाहिए। तो 1 बाई समथिंग माने भी नॉट बाई समथिंग, रेजिस्टेंस जैसी ही कोई चीज होनी चाहिए जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। यहां पर ये रेजिस्टेंस जैसी ही कोई चीज होनी चाहिए जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। यहां पर ये रेजिस्टेंस जैसी ही कोई चीज होनी चाहिए जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो बच्चा क्या हुआ यहां पर, ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी को हम क्या बोलते हैं, एक्स सी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बोलते हैं बच्चा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, capacitive reactance, so that Xc can be taken as 1 upon 2 pi Fc or either 1 upon omega c। इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बच्चों दिमाग में बैठा लेना है, भूलना नहीं है। तो यहां से Xc इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई Fc। अब अगर हम F की बात करेंगे तो अगर F 0 होगा बच्चा तो Xc क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर F इनफाइनाइट है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम होता है और वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर आप लिखोगे तो ये एक हाइपरबोलिक वेरिएशन होगा 1 बाई एफ के साथ, और अगर ये एक हाइपरबोलिक वेरिएशन हुआ तो यहां पे हमने एफ ले लिया, ये वाला पार्ट एक्सी ले लिया, इट शुड वेरी हाइपरबोलिकली। तो इसका मतलब यहां पे एक्सी क्या कर रहा है बच्चा, हाइपरबोलिक पैटर्न पर वेरी कर रहा है। एक्सी क्या कर रहा है, हाइपरबोलिक पैटर्न पर वेरी कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक्सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ। आई होप यू गॉट द पॉइंट बच्चा, है ना। तो आपने क्या सीखा, प्योर एल सर्किट, प्योर सी सर्किट, प्योर आर सर्किट और फाइंडिंग आई मीन। ठीक, तो बच्चा इतना ये क्लास रखता हूं। अगली क्लास में हम एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर ग्राफिकल वेरिएशन और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेट करते हैं और पावर का पार्ट, तो डिफरेंट सर्किट्स और पावर ये कवर करेंगे तो लगभग हम लोग क्लोज हो जाएंगे बेटा। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं अगली बात के लिए, ठीक है। लेकिन ये सारे क्लास नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जा सकते हैं। तो आप जरूर से जरूर क्या करें कि टेलीग्राम चैनल अपने भी ज्वाइन करें, अपने प्रियजनों को, जो बच्चों को लगता है कि जिनको कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनके पास साधन कम हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें आप लोग। उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें आप लोग जिन्हें पढ़ना है, जो पढ़ना चाहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी की सारी बातें फ्री पैटर्न पर आप तक अच्छे से पहुंचाई जा सके, और मैं उन हर बच्चों तक जाना चाहता हूं जो वास्तव में जिन्हें इसकी जरूरत है। तो इन्हें अपने क्लोज वंस में शेयर करें और शेयर करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे, शुक्रिया, अगली क्लास में सर्किट्स पर। आप सभी लोगों का दिन या रात्रि जब भी देख रहे हो शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। बहुत लंबा होगा ना तो प्रॉब्लम क्या है पता है।